नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर अभिलाषा आला, एसोसिएट प्रोफेसर, होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज लूणकरण सर, आपके समक्ष लर्निंग एंड मैच्योरेशन लेकर उसके क्या लर्निंग क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होता है, आपस में किस प्रकार इंटर रिलेटेड हैं और इनका क्या महत्व है शिक्षण में या सीखने की प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है, इस विषय को हम विस्तृत से पढ़ेंगे। जिसे हम वातावरण और वंशानुक्रम की तरह ही लर्निंग एंड मैच्योरेशन है परिपक्वता अधिगम, या हम अधिगम को सीखना भी कहते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों कारकों का विकास प्रतिमानों में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, यानी दोनों बहुत जो भी हमारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं या विकासात्मक प्रतिमानों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यदि अधिगम और परिपक्वता यदि बच्चे के अंदर नहीं हो पाती या परिपक्वता नहीं प्राप्त कर पाता समय से, या उसका अधिगम या उसको सिखाया नहीं जाता है, तो वो उसका विकास जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों आपस में भी संबंधित हैं और इसी विषय को अब हम अगली हमारी स्लाइड्स में विस्तृत में समझेंगे। फर्स्ट आप इस स्लाइड में देखिए लर्निंग का अभिप्राय क्या होता है। यानी इसमें मैंने देखिए a relatively permanent change in behavior which occurs as a result of activity, training, practice और experience। यानी क्या है सीखना, क्या है सीखने का मतलब है ये क्या होता है, एक परमानेंट स्थायी व्यवहार में परिवर्तन है, और जो कि विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है। यानी लर्निंग की जो गतिविधि होती है किससे होती हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण से व्यक्ति गेन करता है। इसके साथ में किसी भी तरह के जो है बालकों में किसी तरह की कंडीशनिंग जो होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है कि कोई भी कंडीशन जैसे हम दे दें उसे कोई इसी तरह की कंडीशनिंग, यदि जैसे एक निश्चित समय हम उसके भोजन का बना देते हैं कि इस समय, और उस समय जैसे एक बेल बजाई जा रही है और बेल बजा के उसको भोजन दिया जाता है, तो उस समय लगातार यदि हम काम ये वाला करते हैं तो हम एक समय के बाद में देखते हैं कि यदि आपने बेल बजाई है और वो एक निश्चित समय हो गया और फूड नहीं भी लेके आए, तो उस व्यक्ति के या जो भी है उसके मुंह में स्लाइवा सिक्रेशन होता है। तो लर्निंग में भी ऐसा ही कुछ रहता है। अब है डेफिनेशंस। इस परिभाषा में आप देखिए इसमें लिखा है लर्निंग इज़ अ चेंज इन परफॉर्मेंस एज ए फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। यानी क्या है, हमारे जो गतिविधियाँ हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो चेंज है वो लर्निंग है, और ये किसके कारण से, प्रैक्टिस यानी अभ्यास के कारण से। जैसे आप लोग इसको मैं अभी बताती हूँ डिटेल में थोड़ा सा। वी मे डिफाइन लर्निंग एज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। यानी इसको हम जो है सीखना या अधिगम, दोनों चीज़ें सेम है। लर्निंग को हम अधिगम भी कहते हैं, और ये क्या है, अभ्यास के कारण से जो है व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो है वो लर्निंग होती है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष और स्थायी परिवर्तन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। यानी और जो भी सीखने की जो प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे इसमें जो परिवर्तन आएगा वो प्रगतिपूर्ण आएगा। यानी जो भी चेंजेस होंगे वो उसमें प्रगति होगी ऊपर ऑनवर्ड्स की तरफ, ऊपर वाले डायरेक्शन में, यानी दिन प्रतिदिन उसमें थोड़ी सी फाइननेस आती है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इसमें जो है कोई भी व्यक्ति की जो लर्निंग है उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। एक तो होता है लर्नर, सीखने वाला,
फिर है सेकंड हमारा टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी हम उसको किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस यानी किस तरह के हम उन्हें अनुभव दे रहे हैं। नेक्स्ट है मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, किस तरह के उसको सिखाने के लिए हमारे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं, यानी किस तरह के संसाधन जो है वो हमें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो चीज़ है लर्नर यानी सीखने वाले की इच्छा या जो है वो व्यक्ति जो सीखना चाह रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि उसको फिज़िकली भी मैच्योर, यदि आपने जैसे 2 ईयर का बेबी है और यदि हम उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो वो नहीं, तो वो जो लर्नर है वो होना जो है प्रॉपर उसकी एज होनी चाहिए, प्रॉपर उसका टाइम होना चाहिए। दूसरा है टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी हम उसको किस तरह के अनुभव, किस तरह का लर्निंग अनुभव जो है वो हम उसको देना चाह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सिखाने के लिए वो क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं तभी वो सीख पाएगा। यदि हम चाहें कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखे लेकिन हमारे पास में साइकिल उपलब्ध नहीं है तो वो क्या होगा, साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। तो लर्निंग के लिए यानी सिखाने वाला और उस जो चीज़ जो एक्टिविटी वो सीखना चाहता है उससे रिलेवेंट उसके पास मटेरियल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या क्या जो है फैक्टर्स एसोसिएटेड है लर्नर के साथ में। फर्स्ट है लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी जो एक्टिविटी हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, जिसका हम अधिगम करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। जैसे 6 इयर्स का बच्चा है या जो है 1 ईयर बेबी है और हम उसको साइकिलिंग चलाना सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। इस समय वो क्रॉलिंग है, स्टैंडिंग है, ये सारी एक्टिविटी सीख रहा है। दूसरा उसको मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, यानी जो उसका एज है उस एज में उसको जितना मेंटल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए उतना ज़रूरी, यदि कम होगा तो वो उस एक्टिविटी को नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, यानी उसके अंदर एक सामान्य जो चीज़ें होती हैं उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली या जो उसके उम्र के डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उनको अचीव करने की कैपेसिटी उसके अंदर बेसिक उसमें सीखने का जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी जो भी उस एज का जो लेवल है उस समय एस्पिरेशन वो क्या अचीव कर सकता है और उसको क्या चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं, क्या चीज़ें उसको प्रेरित कर सकती हैं, वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। गोल्स ऑफ लाइफ, यानी बच्चे के या जैसे एक बच्चा है उसको हम धीरे धीरे जो है लर्निंग करना सिखाते हैं, जैसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं या उसको चलना सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी लाइफ का कोई गोल होगा तो उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है रेडीनेस एंड विल पावर, ये रेडीनेस का मतलब होता है कि कितनी उसमें तत्परता है, सीखने के लिए वो कितना तत्पर है और उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। तत्परता का मतलब है कि वो काम कितने अच्छे से मन से, या बॉडी जो यदि फिज़िकली वो जो है मैच्योर नहीं होगा तो वो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, तो उसकी विल पावर भी होनी चाहिए और उसके अंदर रेडीनेस भी। नेक्स्ट है क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा, उसको क्या चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं। जैसे एक बच्चा है और एक रेड कलर की, एक रूम में वो नीचे बैठा हुआ है एक कॉर्नर पे रेड कलर की, तो वो क्या है रेड बॉल उसको अपील करेगी और वो उसके यदि उसको चलना नहीं आता 6 मंथ का तो वो क्रॉलिंग करके या जो है किसी भी तरह से उस बॉल के क्रॉल, तो वो उसको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। दूसरा है नीड, यानी उसकी आवश्यकता क्या है। यदि कोई भी एक्टिविटी लर्निंग जो होती है वो नीड बेस्ड होती है। यदि जैसे आपको कोई कंप्यूटर का काम करना सीखना है लेकिन आपकी नीड नहीं है तो आप नहीं सीखोगे, लेकिन आपको यदि रोज़ कोई असाइनमेंट दिया जाए और सारा ऑनलाइन करना है तो आप उसको क्या करोगे, सीखोगे। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता। जैसे हम किसी एक बच्चे से जो है पेंसिल दे रहे हैं उसको लिखने के लिए, लेकिन वो 3 इयर्स का ही है, तो वो शायद क्योंकि उसकी फाइनल मसल्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं हुई हैं तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन यदि वो 6 इयर्स का बेबी है और उसको हम एक पेंसिल उसको हाथ में देते हैं तो वो आराम से उसको पकड़ लेगा, उससे कुछ लिख लेगा। तो परिपक्वता जो है वो किसी भी पार्ट में वो होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फीडबैक, यानी उसको थोड़ा सा कि जैसे किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना, यानी फीडबैक की मतलब होता है कि हम उसको
जैसे जो उस एक्टिविटी कर रहा है, जो उसकी लर्निंग हो रही है, उसके बाद में उसको बताएंगे हाँ आप ये वाला काम अच्छा कर रहे थे, इस स्टेप तक अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद में आपके जो है स्टेप ठीक नहीं थे, या टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे, या उसमें ये जो फैक्टर्स है वो हम, तो इस तरह को यदि हम उसको फीडबैक देंगे और वो उसको सुनेगा तो वो उसको रेक्टिफाई कर पाएगा। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। लर्निंग में सबसे इंटेलिजेंस यानी वो कितनी उसकी बौद्धिक क्षमताएं, कितना वो थिंकिंग कर सकता है, कितनी उसकी रीजनिंग है, कितना लॉजिक है, और उसको ईजीएस्ट वे में कैसे वो लर्न कर सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अटेंशन, यानी अटेंशन का मतलब होता है कि वो कितना किसी चीज़ पे फोकस कर रहा है। अटेंशन यानी कितना वो उस काम पे जो भी चीज़ें वो सुन रहा है, सीख रहा है, उस पर कितना अटेंटिव, सतर्क होके और सजग होके उस बात को सीखेगा। नेक्स्ट यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, जैसे लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी दृश्य श्रवण सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग बेटर होती है, लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को काम को करते हुए यदि देखते हैं तो उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होगी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ लर्नर सूट वंस एप्टीट्यूड, यानी उसकी अभिवृत्तियों पे, वो भी जो भी क्षेत्र है, यदि हमें किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट का एरिया नहीं है तो उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो जो भी उसका फील्ड है, यदि इंटरेस्ट का है तो उसकी लर्निंग अच्छी। नेक्स्ट गाइडेंस, यानी उसको किस तरह की गाइडेंस मिल रही है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए और उसको नहीं आती, लेकिन उसको जो है बार बार में निर्देशित किया जाता है कि आप इस काम को इस तरह से करें, इन जो है पैरामीटर्स को फॉलो करें, ये इसके रिलेवेंट टूल्स हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, यानी उस काम के लिए उसके अंदर एटीट्यूड कैसा है, क्या अभिवृत्ति है, यानी उसको लग रहा है कि मेरे पे थोप दिया तो वो काम अच्छा नहीं करेगा, लेकिन यदि उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो उस एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, यानी जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो जो उसके लिए अभ्यास करेंगे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट से परसेप्शन क्या है, आपको उसको कैसे आप अनुभव कैसे परसीव कर रहे हो, यानी जो भी लर्निंग है उसके प्रति आपका परसेप्शन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोरिलेट प्रेजेंट एंड पास्ट नॉलेज, यानी कई बार हमारे जो पुराना अनुभव है और नया अनुभव है उनको आपस में कोरिलेट करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी जो भी एक्टिविटी हम बच्चे से करवा रहे हैं तो और या उसको जो लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको पुरस्कृत करना है, उसको पनिशमेंट देना है, यानी किसी काम के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, यानी उसको उससे क्या होगा, वो प्रेरित होगा, खुशियाँ उसको मिलेगी और उस काम को और भी आगे से अच्छे से, और यदि वो ठीक प्रकार से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है उसके लिए यदि हम पनिशमेंट देते हैं तो भी वो प्रयास करेगा। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है परिपक्वता, फर्स्ट हमने पढ़ा है अधिगम, सेकंड है परिपक्वता। तो परिपक्वता क्या है, जैसे इसमें आप स्लाइड में देखिए, मैच्यूरेशन एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मे बी एस्क्राइब्ड टू हेरिडिटी और कॉन्स्टिट्यूट्स स्पेसिफिक बिहेवियर, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। तो it is a natural process. Maturation is the growth which take place in the individual. The change on account of maturation are the result of unfolding and ripening of inherited traits. They are relatively independent of activity, experience और practice. यानी इसमें मैचुरेशन क्या है, ये भी एक क्या है, विकास की प्रक्रिया है, और जो हम आनुवंशिकता से जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम हमारा कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी इसमें कुछ आर्टिफिशियल एक जो है जो भी हम इनहेरिटेड कर रहे हैं, जन्मजात जो हमारे ट्रेट्स हैं उनका नेचुरल प्रोसेस है, और ये सभी इंडिविजुअल्स में जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें सभी में ये मैचुरेशन की प्रक्रिया होती है, और इसमें जो भी हमारे इन आनुवंशिकता से जो गुण हम प्राप्त करते हैं उनमें उनके कारण से हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आता है, तो वो हमारा सब मैचुरेशन है। और ये जो होता है किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि
बल्कि ये जो है डिफरेंट एक्टिविटी, अनुभव और प्रैक्टिस से नहीं आता है। मैच्योरेशन जो होती है वो इन पे किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये एक आंतरिक व्यवस्था होती है जो कि मांसपेशियों को और स्नायुओं की जैसे जैसे उसको परिपक्वता आएगी, प्रौढ़ता आएगी और दृढ़ता आएगी, वैसे वैसे ये जो है जो परिपक्वता जो है वो आती जाती है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कह सकते हैं कि परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विभेदीकरण और एकता की वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो विकासात्मक अवस्थाओं में तेजी से होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से जीव की वृद्धि, पूर्ण और सुदृढ़ता जीव को वृद्धि, पूर्णता और सुदृढ़ता प्राप्त होती है। और ये किसी भी व्यक्ति की संरचना में होने वाले परिवर्तन होते हैं। इसको थोड़ा सा और ये भी कह सकते हैं कि परिपक्वता एक ऑटोनॉमस एक्टिविटी है, ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा जीव की संभावित क्षमताएं कार्यात्मक तत्परता की अवस्था तक पहुंच पाती हैं। और इसमें संरचना में परिवर्तन होता है जो कि वृद्धि के साथ साथ होते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से जीव की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होती है। अब है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इसको जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे एक इसमें एज, मैं इसको थोड़ा सा जो लास्ट उसको बताया उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ। जो है कौन से फैक्टर्स, एज ऑफ जो है एज ऑफ मैच्योरेशन, फिजिकल एंड मेंटल, हेल्थ ऑफ लर्नर, फटीग and boredom, sanitation and perception, इमोशनल कंडीशन, इसमें नीड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। फिर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नेचुरल सराउंडिंग, सोशल सराउंडिंग, स्कूल, कॉलेज का, स्कूल का जो है वो एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल डिमांड, सोशल एक्सपीरियंस, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और टीचर की एबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, गोल और आउटकम्स ऑफ लर्निंग। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लर्निंग को सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ लर्नर, यानी मैच्योरेशन और इसकी लर्निंग की क्या जो रिलेशनशिप होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी वृद्धि नहीं, सीखना और अधिगम, परिपक्वता किस तरह से दोनों एसोसिएटेड हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्राकृतिक व स्वाभाविक होते हैं, जबकि सीखने के लिए व्यक्ति कई तरह की क्रियाएं करता है और जब जाके व्यवहार में संशोधन होता है। और ये जो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं परिपक्वता के कारण रेशियल परिवर्तन होते हैं, जबकि जो सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन उस व्यक्ति में होते हैं जो सीखता है। ऐसे नहीं होगा कि जैसे हम मैच्योरेशन की बात करते हैं वो उस एज में, उस रेस के, उस जाति के सभी समुदाय के लोगों में होगा, लेकिन जो अधिगम होगा, जो सीखना होगा, जो सीखेगा उसी में अधिगम होगा। नेक्स्ट है समाज में जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता रहता है, लेकिन परिपक्वता की जो प्रक्रिया होती है वो 25 वर्ष तक रहती है। परिपक्वता अनुकूलन तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में निरंतर चलती रहती है, जबकि सीखना केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं। नेक्स्ट है परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और प्रेरणा का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सीखने पर प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। अगला है बालक के सीखने का संबंध उसके विभिन्न अंगों की क्रियाओं और बालकों के अनुभवों से होता है, जबकि दूसरी ओर परिपक्वता का संबंध बालक की प्रौढ़ता, उसके विभिन्न अंगों की संरचना एवं शक्ति आदि से होता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों की दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं। जैसे इसमें नीचे आप देख रहे हैं, मैच्योरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल, यानी परिपक्वता के कारण ही लर्निंग पॉसिबल होती है। यदि व्यक्ति परिपक्व नहीं होगा तो उसका लर्निंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू व्हाट ए पर्सन कैन बी और बिकम, यानी जो परिपक्वता होती है वो कुछ सीमाएं निश्चित करती है कि एक पर्सन क्या कर सकता है और वो क्या उसको किस तरह से उसकी लर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट है वेरिएशंस इन पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट, यानी इसके कारण से उसके जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं उनमें परिवर्तन या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है डिप्राइवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट्स डेवलप, यदि हम किसी भी कारण से लर्निंग के अवसरों को कम कर देते हैं या हटा देते हैं तो वो उसके कारण से हमारी जो लर्निंग होती है वो ठीक प्रकार से उसकी कुछ सीमाएं निश्चित हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि लर्निंग और जो अधिगम है वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिपक्वता की एक सीमाएं निश्चित होती हैं, उस सीमा के आगे विकास संभव नहीं होता। और यदि किसी व्यक्ति को यदि वो शारीरिक रूप से यदि परिपक्व नहीं होता है तो उसको कितना भी अभ्यास कराया जाता है और कितना भी सिखाया जाए लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं आ पाते हैं। तो इसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन जब हम जैसे हरलॉक ने कहा था कि जहाँ तक परिपक्वता और अधिगम का प्रश्न है तो कहा जा सकता है अधिगम की प्राथमिकता या प्रभाविकता उपयुक्त समय पर निर्भर करती है। एक बालक जब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार और परिपक्व नहीं हो। यदि वो शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार और परिपक्व हो तो वो उस काम को बहुत अच्छे से सीख सकता है। और किसी भी बालक के जीवन में लर्निंग और मैच्योरेशन जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए। एक और इसका मैं लास्ट जो है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मैच्योरेशन, इसका क्या शिक्षा में क्या इम्प्लीकेशन है, क्या जो इसकी उपयोगिता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ stage and level of maturation help the teacher to know what and when to begin training, यानी जो परिपक्वता के आधार पर एक टीचर ये अनुमान लगा सकती है कि किसी भी बच्चे को किस एज में, किस उम्र में और उसका किस स्तर तक की उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि यानी हमें जो भी उसको जैसे स्कूल में इसको जो भी लर्निंग करानी है वो किस स्तर तक की करानी है। इट इज़ too much expected from a child at the given age. Children are likely to develop feeling of inadequacy, or on the other hand, if too little is expected of them, then they are deprived or incentive टू डेवलप देयर पोटेंशियल। यदि इसमें दो चीज़ें हम बता रहे हैं, यदि बच्चे को शुरू से यदि उसका जो एज लेवल है उसके अकॉर्डिंगली यदि हम सिखाते हैं तो, और दूसरा उससे मदर या टीचर जो उससे कितना एक्सपेक्ट करे, यानी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना। यदि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसमें इनएडुकेसी की फीलिंग आ जाती है और वो जो उसके जो पोटेंशियल्स है उनका विकास, यानी जो उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उनका विकास नहीं हो पाए। नेक्स्ट, इफ़ लर्निंग प्रोसीड मैच्योरेशन देयर इज़ ए मोर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यदि लर्निंग जो है परिपक्वता को फॉलो करता है तो उससे कई बार बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो knowledge of maturation and developmental stages of a child also suggests whether the child is mature and old enough to profit by teaching.
यानी मैचुरेशन और उसके आधार पर ही हम उसको ये सारी चीज़ें, यानी अलग अलग स्टेजेस के जो डेवलपमेंटल टास्क हैं, विकासात्मक कार्य हैं, उनके आधार पर हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको किस तरह की हमें टीचिंग देनी है, और वो टीचिंग यदि कितनी प्रॉफिटेबल है, और हमारा उसको पर्टिकुलर एज में सिखाने से न टाइम का वेस्टेज होगा, न बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। नेक्स्ट है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ complexity of changes that take place as a result of learning and maturation। यानी जो भी अलग अलग एजेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चेंजेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, उनको समझना जो कि मैचुरेशन और परिपक्वता के कारण से आती है, और उनको बच्चे और टीचर उनको किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे एडोलसेंट एज की प्रॉब्लम है या लेट चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उस एज में टीचर बच्चे को कैसे लर्न कराए, उसकी मैच्योरिटी होगी, लेकिन वो लर्निंग के लिए कितना तैयार है, तो उसके लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन लेवल है इम्प्लीकेशंस ऑन द कैरिकुलम सिलेक्शन। यानी बच्चे का परिपक्वता स्तर, उसके लिए किस तरह का पाठ्यक्रम का चयन करना है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कैरिकुलम शुड बी चूज़न अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन। यानी जो बच्चे का जो कैरिकुलम है, उसके परिपक्वता और उसके कितना वो अधिगम कर सकता है, उसके आधार पर हमें सेलेक्ट करना है। यदि जैसे फॉर एग्जांपल डिमोन्स्ट्रेशन मेथड फॉर 6 to 12, प्ले वे मेथड फॉर लेट, जैसे जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको प्ले वे मेथड यानी लर्निंग बाय प्ले कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेक्चर मेथड उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारी चीज़ें हम उससे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लर्निंग और जो मैच्योरेशन है, वो दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यानी लर्निंग क्या है, द एबिलिटी टू एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेव, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, यानी कैसे हमें एक्ट करना है, किस तरह का हमें रिएक्शन देना है, और किस तरह का हमें बिहेव करना है, और हमारी क्या वो जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें परिपक्वता के कारण से आती हैं। और जबकि जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, वो अनुभव से और अभ्यास से आता है। परिपक्वता जो होती है, वो इंडिविजुअल की जो ग्रोथ के कारण से आती है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आती है। जबकि मैचुरेशन जो होती है, वो लर्निंग जो होती है, वो अभ्यास से आएगी। जबकि परिपक्वता जो होती है, वो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आती है। मैचुरेशन जो होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो किसी भी बात को या किसी भी डेवलपमेंटल टास्क को कैसे अडॉप्ट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। इस प्रकार परिपक्वता आनुवंशिकता पर आधारित होती है, और व्यवहार परिवर्तन के लिए परिपक्वता स्वचालित प्रक्रिया होती है। जैसे 2 तरह के काम होते हैं। एक तो होता है प्लोजेनेटिक फंक्शन, जैसे रेंगना, बैठना, चलना, ये सारे के सारे परिपक्वता के कारण से आते हैं। जबकि ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन जो जैसे होते हैं, ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस में आते हैं तैराकी, साइकिल, कोई भी व्हीकल चलाना, ये सारे के सारे जो है अधिगम के कारण से आते हैं। और जो सीखना होता है, वो नॉलेज को ग्रहण करना, उसको इकट्ठा करना, और उसके आधार पर हम आगे के हमारे काम को, कार्यों को करते हैं। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, वो लर्निंग का पार्ट है। एक और जो चीज़ है, अभी हम जब लर्निंग और मैचुरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, मैचुरेशन जो होती है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक जो है पार्ट होता है, और किसी भी जो इंडिविजुअल के अंदर जो होती है, वो हेरिडिटी से जो प्राप्त करता है, उसके अंदर का होता है, और जो कि ऑर्गन सिस्टम में आता है, और जो कि सर्टन एक निश्चित जो अवस्था में, एक पर्टिकुलर अवधि में जो है वो परिपक्वता आती है।
और उनकी जो होती है बर्थ के समय उनकी फंक्शनिंग कार्य प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ में परिपक्वता इंटरेक्ट करती है और उसके फ्यूचर बिहेवियर का प्रिडिक्शन भी करती है। इस प्रकार मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही वर्तमान समय में मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज के समय के जो बच्चे हैं उनमें लर्निंग के लिए मैच्योरेशन बहुत ज़रूरी है और सभी जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है और उस बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी चाइल्ड है, उसको मैच्योरेशन के साथ में लर्निंग जैसे वो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे हम एक बात कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा, उसको आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन यदि उसकी मांसपेशियां पैर की, हाथ की परिपक्व नहीं हुई हैं तो वो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए ये इस पे भी फोकस करना ज़रूरी है। थैंक यू। लेकिन इसका जो मैं डिटेल नोट्स हैं आपको अलग से भेज रही हूँ, आप सारा का सारा उसको भी अपने जो आप खुद के अपने जो नोट्स बनाए उसको इंक्लूड करें, तभी ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट हो पाएगा। थैंक यू।